आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रीजनिंग को कैसे मास्टर कर सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए ये रीजनिंग, ताकि रीजनिंग में आने वाली सारी दिक्कतें दूर हों और आपका जो लर्निंग कर्व हो एकदम सही हो। क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है रीजनिंग पढ़ते हुए, ताकि आगे चल के ऐसा ना लगे कि रीजनिंग बहुत कठिन सा सब्जेक्ट है और आपका जो बैंक एग्जाम है सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से रुका हुआ है। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, सबको समझ में आएगा। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि रीजनिंग का जो एक लर्निंग कर्व है, हम उसे 4 फेजेज में बांट सकते हैं कि किस तरीके से हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारे 4 फेजेज हैं कि सबसे पहले हमें ये करना है, फिर ये, फिर इस पे, और आखिरी में जो काम है वो सभी को करना है। तो ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो बिगिनर हैं या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, रीजन आप समझ पाएंगे। इससे पहले मैंने मैथ्स की वीडियो आपके लिए बना रखी है इसी तरह की, कैसे मैथ्स को पढ़ना चाहिए। नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आपको आई बटन पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए? तो स्टेप नंबर 1 जो एक स्टेप है कि वहां से हम पढ़ाई की शुरुआत करें, उससे पहले एक छोटा सा हमें गैप लेना होगा कि हम सबसे पहले ये देखें कि आखिर रीजनिंग में आता क्या क्या है, मतलब हमारा सिलेबस क्या है और उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं। कई बार कहा जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो रीजनिंग में टॉपिक्स हैं, एक तो आपके पास इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जैसे सिलॉजिस्ट, इक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट। ये तो सबको पता ही है कि ये टॉपिक्स आते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पीओ एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब टेंडेंसी नहीं है क्योंकि आसान होते हैं, जैसे ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह। बाकी सारे ही टॉपिक आपके बैंक जो एग्जाम्स हैं उनका पार्ट होते हैं। और ये जो पूरा सेक्शन है ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो इसको मिसलेनियस के नाम से जाना जाता है। अगर कोई कहे मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन आए, तो इसका मतलब इस सेक्शन की बात पूरी हो रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जो दूसरा सेक्शन है वो है सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल्स का, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंजमेंट होता है, पजल्स में भी अरेंजमेंट होता है। तो ये टॉपिक आता है। फिर एक आता है क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें आपको स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो देखने को मिलेंगे। सारे कवर नहीं किया, बहुत सारे इसके टाइप होते हैं। तो ये आपका तीसरा सेक्शन होता है। तो आपको हर एक सेक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए ये पूरी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको टाइम टेकिंग लग सकते हैं और कहाँ पे आपको रुकना पड़ सकता है समझने के लिए, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 पे अगर आप रीजनिंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो मिसलेनियस सेक्शंस हैं इन्हें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे हमने मैथ में बात करी थी, मैथ में क्या था कि आपको 3 टॉपिक पहले पढ़ने हैं, फिर पूरी अर्थमेटिक लग जाती है उसके आधार पे। इसमें आपको हर एक जो चैप्टर आएगा उसका जो इन्वॉल्वमेंट होगा अपने आप में नई तरीके से होगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो लॉजिक का जो सिनेरियो है वो सेम चलता रहेगा, लेकिन आपको हर एक चीज़ों को सीखना और समझना पड़ेगा। तो मिसलेनियस से आप शुरू करें तो सबसे पहले जब मैंने आपको कहा कि आपको हर एक चैप्टर को जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है, क्या वो चैप्टर डिमांड करता है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप कॉन्सेप्ट समझेंगे हर एक टॉपिक के। सिलॉजिज्म, आपके इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं और आपको अगर पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो ऐसा नहीं कि सिलॉजिज्म आपने सीख लिया तो उससे आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं। सिलॉजिज्म के 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अगर सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बहुत आसानी से आपके वो नंबर चले ही गए, जो कि बहुत आसानी से आप गेन कर सकते थे। तो सबसे पहले आपको इनके कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। अब मैं ये बताता चलूं कि इन पूरे मिसलेनियस में सबसे कठिन, कठिन का मतलब समझने के लिहाज से, कौन सा चैप्टर है, क्योंकि इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत अच्छा आइडिया है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को होती है सिलॉजिज्म में। ये इसका कॉन्सेप्ट शुरुआत में बिल्डअप करना दिमाग में, उस बात को फिर मतलब पूरा स्क्रैच से बनाना कि ये बातें हैं, वो बड़ा कठिन होता है। वो आप अगर पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ के नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप बुरे फंसेंगे बैंक एग्जाम में, आप फिर आगे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो ये आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, तो लगने दीजिएगा। एक बार आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट घुस गया ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन हो, दूसरे के लिए आपके लिए बहुत आसान होगा और चुटकियों का काम होगा। दूसरा है ब्लड रिलेशन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ब्लड रिलेशन के, क्योंकि एक मिनी पजल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में इसमें, तो ब्लड रिलेशन के सवाल भी ना बहुत छोटी छोटी गलतियों से गलत होते हैं। तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट वाइज है सिनेरियो, वो कठिनाई देता है। तो ब्लड रिलेशन से कई सारे बच्चे इसलिए डर भी खाते हैं, कई बार बन भी जाता है सवाल तब भी विश्वास नहीं होता है कि अच्छा सही बना कि गलत बना है। तो ये दो अगर टॉपिक आपको टाइम ले रहे हैं समझने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ज़्यादातर लोगों को टाइम लगता है, मैंने कहा ज़्यादातर, सबको नहीं, ज़्यादातर लोगों को टाइम लगता है। तो आपको सब के ना कॉन्सेप्ट समझने हैं, जितने टॉपिक्स हैं
सबके सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक एक चैप्टर उठाइए, उसके कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन को लगाइए, फिर देखिए कि क्या आप वो जो अंडरस्टैंडिंग है बना पा रहे हैं कि नहीं। बहुत जरूरी है ये बात। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, शॉर्टकट जैसी चीज़ नहीं है। जो आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, करते करते आपकी खुद ही इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या काम करना है, जब आप पढ़ रहे हो तो ये देखना है कि कोई भी टॉपिक ओवरलुक ना हो, स्किप ना कर रहे हो आप। जैसा मैंने कहा कि जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ओपीओ नहीं आती तो हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं आती का इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि नहीं आ सकती है, आ सकती है। जैसे इनपुट आउटपुट कई बार ऐसा सोचा जाता है कि प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि ना प्रीलिम्स में आता है ना मेंस में आता है, और कई बार प्रीलिम्स में भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप छोड़ करके चले। सिलेबस में से आपको सेलेक्ट करने की आज़ादी नहीं है, तो कोई भी टॉपिक ओवरलुक ना करें, किसी भी टॉपिक को ओवरकुक भी ना करें। जैसे बहुत सारे बच्चे सिलॉजिज्म के छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के इतना पीएचडी कर डालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। एग्जाम में क्वेश्चंस वैसे पूछे भी नहीं जाते, और आप उतना करके भी आपको जरूरी नहीं है कि उस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ओवरलुक नहीं करना है किसी भी टॉपिक को। जो तीसरा काम आपको करना है, सबसे शुरुआत के बेसिक काम मैं बता रहा हूं, वो है कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको एक लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करनी है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। मतलब कहने का ये है कि आप अगर इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं, या मैं कोडिंग डिकोडिंग का एग्जांपल लेता हूं, तो उसमें एक आती है ना नंबर वाली और लेटर वाली कोडिंग होती है, जिसमें आपको एक लॉजिक डेवलप करके देखना होता है कि अच्छा ये जो लिखा गया है राम इज गोइंग, तो ये कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, लॉजिक डेवलप करना होता है। चाइनीज़ में तो आपको बस कॉमन देखना है कि अच्छा ये कॉमन आ रहा है, वो लिख लेना है। लॉजिक वाले में क्या है कि आपको लॉजिक डेवलप करना होगा कि अच्छा इसका फर्स्ट लेटर होगा तो वहाँ जा करके उसका अपोजिट हो रहा होगा, नंबर ऑफ वर्ड इतने हैं तो उसका स्क्वायर हो रहा, ऐसे करके लॉजिक डेवलप करने हैं। तो अगर आपने एक ही तरह का लॉजिक का केवल सवाल किया और आप खुश हो गए और आपने केवल एक ही तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो आपका ना दिमाग उतने लॉजिक क्रिएट नहीं कर पाएगा। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि अरे इतनी ज़्यादा लॉजिक होंगे, मैं समझ कैसे पाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हर एक लॉजिक को कम से कम एक बार आपको देखना होगा। इलॉजिकल सवाल नहीं पूछे जाते एग्जाम में, जैसा मॉक में कई बार इलॉजिकल सवाल भी आ जाते हैं। लॉजिकल सवाल ही पूछे जाते हैं, और आप हर एक लॉजिक को अगर गो थ्रू कर लो ना, आपके दिमाग में सब चीजें फिट हो जाएंगी। जो पहली बार आप हो सकता है उस क्वेश्चन को ना कर पा रहे हो, उस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे इसमें तो मैंने गलती कर दी। आपने केवल फर्स्ट और लास्ट लेटर ही देखा था कि लेटर आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर के आधार पर भी लेटर डिसाइड हो सकता है। अगर आपने वो देख रखा है एग्जाम में आया तो आप पकड़ लेंगे उसे, वरना अगर आप एग्जाम में से पहले प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस की, तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे उसे। तो हमेशा ये प्रयास करिए कि जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी कर लें तो डिफरेंट टाइप के सवाल लगाइए। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल एक टाइप के ही सवालों को मत लगाइए। उस एक तरह के आपने 50 सवालों की प्रैक्टिस कर ली, उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बस एक ही टाइप का सवाल आपने किया है। आपको अलग अलग तरह के जो वेरिएशंस होते हैं सवाल में, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप हर एक वेरिएशन को गो थ्रू करके रखें, एग्जाम में अटके नहीं। वरना ज़्यादातर बच्चे सब कुछ आते हुए भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो ये आपको करना है स्टेप नंबर 1 में। ये आपका स्टेप है, कॉन्सेप्ट सीखिए, टॉपिक सारे आप पढ़ के रखिए, कोई भी छोड़िए नहीं, और एक लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने का प्रयास करिए दिमाग में, तभी आपकी रीजनिंग अच्छी हो पाएगी। दूसरे स्टेप पे आएंगे तो हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की। बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा फियर है ये। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं हम इसे कैसे कर पाएंगे, बहुत कठिन होता है। ये ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स में भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 4 से 5 सेट आते हैं पजल्स के। तो ये 60 to 80% भी कई बार आ जाता है केवल पजल्स का सवाल। मिसलेनियस के फिर 20 या 30% क्वेश्चन ही रहते हैं। तो अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपना सिलेक्शन तो भूल ही जाइए। कोई ये कहे कि रीजनिंग में हम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, एक मैं इसके ऊपर काफी डिटेल की वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको जब रीजनिंग पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसमें भी आपको ये करना है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं पजल्स के या सेटिंग अरेंजमेंट के, कि आपको स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को कैसे नोट डाउन करना है कम जगह में, किस तरीके का फॉर्मेशन रखना है, वो सारी चीज़ें जो आपके उसमें आ रहे हैं, प्रोनाउंस आ रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना होता है, मतलब स्टेटमेंट जो लिखे रहते हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करना होता है। कि अगर मान लीजिए लिखा है कि आई लिव्स 3 फ्लोर अबव जे, तो मतलब उसके बीच में कितने फ्लोर का गैप होना चाहिए, 3 का छोड़ेंगे कि 2 का छोड़ेंगे। तो इस तरह की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इनकी सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि हम स्टेटमेंट पढ़ के सही तरीके से उसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं। इंटरप्रिटेशन अगर गलत होगा स्टेटमेंट का तो आप पजल्स कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेसिक फंडामेंटल और शुरुआत में बहुत हल्के बहुत छोटे सवालों के साथ शुरुआत करनी है रीजनिंग में पजल्स की, सेटिंग अरेंजमेंट की। फिर कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है पजल्स का। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में सर्च करते हैं
कि हमें रीजनिंग पजल का शॉर्टकट मिल जाए, या कोई एक टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए कोई शॉर्टकट बता देगा कोई टीचर होगा, तो फिर वो टीचर तो नहीं कहेंगे, कोई बच्चा ही होगा जो बता देगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये कर लेना है। कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट के चक्कर में आप अपना समय एफर्ट बर्बाद मत करिए। आपको इसको कोर कॉन्सेप्ट से ही सीखना होगा कि आपको कैसे पजल्स को पढ़ना है, इंटरप्रेट करके कंडीशन को लिखना है, और उसके बाद उसे सही तरीके से कैसे अरेंज करना है। तो ये 3 स्टेप आपको सीखने पड़ेंगे बहुत बेसिक से। फिर अगर यहाँ पे देखिए तीसरे में ये बताया जा रहा है कि जो शुरुआत का जो प्रोसेस है वो टाइम इंटेंसिव होगा, टाइम टेकिंग होगा और चैलेंजिंग भी लगेगा। शुरुआत में कोई भी आप रीजनिंग पजल करते हैं, मैं खास तौर पर बता रहा हूं जो बच्चे बिगिनर हैं, कि अगर आप शुरुआत में ये सोचें कि मैं जो बच्चे प्रो हो चुके हैं, थोड़ा सीनियर हैं, उनके लेवल की क्वेश्चंस कर पाऊंगा, यूट्यूब में आप जा रहे हैं कह रहे हैं बच्चों ने 3 मिनट में पजल सॉल्व कर लिया, मेरा तो बना ही नहीं है, तो आप अगर इस थिंकिंग के साथ जाएंगे ना तो बहुत निराशा लगेगी और उससे ये फियर आपका डेवलप हो जाएगा पजल्स का। आप बिगिनर हैं तो आपको शुरुआत में टाइम के कॉन्सेप्ट को देखना ही नहीं कि टाइम क्या लग रहा है, आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे कंडीशंस को कनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए आपको, ये करना पड़ेगा। थोड़ा चैलेंजिंग होगा शुरुआत में, बहुत टाइम लगेगा। एक प्रीलिम्स के सवाल लगाने में भी आपको 20 से 30 मिनट लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे आपको घबराना और डरना भी नहीं है। शुरुआत में ऐसा होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आपको करना है कि शुरुआत में आपको मेंस के पजल्स को सॉल्व नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले ही बच्चे मेंस के मतलब थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ा नहीं, पजल्स के थोड़ा बहुत पजल किया, उसका तुरंत मेंस के क्वेश्चन उठा करने लगते हैं। होता क्या है, पहली बात तो क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाता है, समझ भी गए तो करने में मुश्किल आती है। फिर उससे होता क्या है कि अगर कोई भी पढ़ाई के दौरान जो चीज में आप फेल होते जा रहे हैं ना, बार बार कि आप पजल कर रहे हैं हो ही नहीं रहा, तो उससे अपने आप दूरी आपका दिमाग बढ़ाने ही लगता है कि जब भी आपको लगेगा पजल करनी है तो आपका दिमाग कुछ और सोच लेगा कि नहीं नहीं अभी ये कर लेते हैं बाद में पजल करेंगे, तो इस तरह की थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ना प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि आप उसके प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के टाइप के, सिटिंग अरेंजमेंट या जो पजल्स आते हैं उन्हें करिए। जब उस पर आपकी कमांड हो जाए तब आप मेंस की तरफ बढ़िए, शुरुआत मेंस से मत कर दीजिए वरना बहुत दिक्कत होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है कि ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको टाइम एफिशिएंट होना पड़ेगा और कंसंट्रेटेड भी होना पड़ेगा पजल्स के लिए। मतलब जैसा मैंने आपको कहा बिगिनर के लिए कि आपको अभी टाइम का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन एग्जाम में तो रखना ही पड़ेगा, 20 मिनट मिलेगा पूरा रीजनिंग करने के लिए। तो आप जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस बात को अभी मैं स्टेप 4 में थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा कि आपको बहुत फोकस्ड होना होगा रीजनिंग में पजल करते हुए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने आधी कंडीशन लिखी, फिर गए खाना खा के आए, आधी कंडीशन बाद में लिखी, उसके बाद फोन पे बात किया, फिर सोचा आप क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना होगा। वन सिटिंग में आप क्वेश्चन करिए, और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो अपना मोबाइल और बाकी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना उनसे थोड़ा दूर रहें, ताकि आप कंडीशन को अच्छे तरीके से समझें और उसे एक बार में अप्लाई करके क्वेश्चन को अरेंज कर पाएं। वरना होगा क्या कि आप क्वेश्चन या तो गलत करेंगे या तो होगा ही नहीं, और फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है वो बढ़ती ही जाएगी। तो बहुत फोकस्ड होना होगा। कोई भी स्टेटमेंट छूट गई अगर लिखते हुए आपकी कंडीशन तो भी गड़बड़ है। कोई स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि कोई किसी के नीचे नहीं बैठ रहा और आपने उससे सोचा कि अच्छा नीचे नहीं बैठ रहा, और आपने उल्टा लिख दिया कि नीचे ही बैठा दिया, तब तो क्वेश्चन गलत होना ही है। पजल की एक बहुत अच्छी बात ये मैं कहता हूं कि अगर आपकी पजल ना बने तो ज्यादा अच्छा है, अगर बन गई और गलत बन गई तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कैसे? अगर आपने पजल को सेट किया नहीं बनी तो केवल आपका समय वेस्ट हुआ, आपका कोई नंबर नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे ही नहीं अटेम्प्ट। लेकिन अगर पजल आपकी बन गई और गलत बन गई इस तरह के मिस डायरेक्शन या डिस्ट्रैक्शन की वजह से, तो होगा क्या कि आप 5 सवाल अटेम्प्ट करेंगे और 5 सवाल जाहिर सी बात है पजल गलत है तो सारे आंसर भी गलत होंगे, और आपके ना सिर्फ आपका समय गया बल्कि 5 नंबर का आपको नेगेटिव मार्क भी प्राप्त होगा। आप सोचेंगे करके तो आया था, रीजनिंग का कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर हुआ? रीजन यही था। तो शुरुआत से थोड़ा फोकस बना के रखना होगा सेटिंग अरेंजमेंट और पजल को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। बेसिक फंडामेंटल मैं सबसे ज्यादा ध्यान आप सभी बच्चों को कहता हूं, पजल के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना जरूरी। मतलब आप पजल को एक बार में पढ़ें, समझें, नोट डाउन करें अगर जरूरत है तो, और फिर उसे अरेंज करें। यहां पर एक मैं जो कह रहा था कि आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे पजल को सॉल्व करना होगा, तो उसे आप देखेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया मिल पाएगा किस तरीके का वहां पे एटीट्यूड आपका होना चाहिए, किस तरीके की थिंकिंग अप्लाई होती है, वरना यही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम स्टेप 3 पे चलें तो स्टेप 3 में हम बात करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग या फिर और जो रिलेटेड सब्जेक्ट या टॉपिक्स होते हैं उनकी, क्योंकि एग्जाम बदल रहा है। मेंस में आपके जो टॉपिक्स होते हैं या नए नए आपके इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, नए नए तरह के क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्रिटिकल रीजनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, मतलब इसके बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पर SBI PO जैसे मेंस के एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर में इसके क्वेश्चंस आते हैं।
इसके लिए आपको करना क्या है कि ये पूरा कॉमन सेंस बेस्ड होता है। इसका अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जितने तरह के इसके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, और बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सबका अगर आपने जो कोर प्रिंसिपल है वो समझ लिया कि ये क्वेश्चन है तो इसमें हमें क्या करने को लिए कह रहा है, ये अगर आपको समझ में आ गया, फिर ये आपके लिए जो कह सकते हैं सेक्शन बहुत आसान हो जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है इसमें, चीज़ें समझनी पड़ती हैं आपको। ये शुरुआत में दिक्कत ऐसी होती है क्योंकि ये जो सेक्शन होता है ना, कई बार ऐसा सब्जेक्टिव टाइप का लगता है। कई बार आप मॉक्स में भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो सही किया, आंसर गलत क्यों आ रहा है। मतलब आपने किसी को किसी स्टेटमेंट कंक्लूजन में कहा कि 2 कंक्लूजन है, दोनों गलत हैं, और वहां पर एक कोई कंक्लूजन आपका सही हो रहा होगा, तो आप सोचोगे ये कैसे हो गया। ये शुरुआत में बहुत होता है और इसीलिए बच्चे ना इससे बहुत दूर भी भागते हैं क्रिटिकल रीजनिंग से, क्योंकि फ्रस्ट्रेट कर देता है कई बार कि अरे सब कुछ तो सही हो रहा था लेकिन ये तो सारे आंसर ही गलत हो गए मेरे। तो ये होता है इसलिए, ये थोड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, इसमें आपसे स्टेटमेंट या कंक्लूजन पूछ रहा है और आपने अगर अपनी बायसनेस का इस्तेमाल कर दिया, मतलब आप किसी चीज़ से प्रभावित हैं उसके इस्तेमाल में होकर के ऐसा कुछ स्टेटमेंट के अनुसार कंक्लूजन निकाल दिया, तो हमेशा गलत ही होगा। तो आपको ना इसको तरीके सीखने होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है इसका, वरना शुरुआत में ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, बहुत न्यूट्रल लेके चलना होता है और चैलेंजिंग लगेगा आपको कि ये तो नहीं हो पाएगा, है आसान लेकिन तब भी नहीं हो पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है, ये मतलब थर्ड पॉइंट में यही है कि इसे ओवरलुक नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि कई एग्जाम्स जो मेंस होते हैं ना पीओ के, उसमें बहुत अच्छी संख्या में पूछा जाता है। जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसकी वजह से कई बार बच्चे शुरुआत के पहले दूसरे दिन में इसे छोड़ दें, नहीं पढ़ेंगे हम इसे। लेकिन अगर आप इसे पढ़ के जाओगे ना तो बाकी बच्चों से आगे रहोगे। आप अगर सही तरीका आपको पता चल गया इसको करने का, तो आप बाकी बच्चों से आगे रहोगे, क्योंकि बहुत सारे 90% बच्चे इसको या तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो गलत हो जाता है। रीज़न उसका वही है कि उसका कोर कॉन्सेप्ट उन्हें पता नहीं होता है। तो अगर आप इसे ओवरलुक करोगे तो आप भी भीड़ का हिस्सा बनोगे, और भीड़ का हिस्सा बन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत कम परसेंटेज में होना है। तो आपको थर्ड स्टेप में क्रिटिकल रीजनिंग या जो भी इस तरह के और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें देख करके ही जाना होगा कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। भले ही आप सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन आप उसका आंसर तो देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, और जो आंसर दिया गया उसमें क्या थिंकिंग बताई गई है। तो इस तरीके से ना आप अपने दिमाग को डेवलप कर पाओगे उस लॉजिकल थिंकिंग में सोचने के लिए। स्टेप 4 की बात करते हैं। जब ये तीनों चीजें आप कर लोगे तो आपको क्या करना है। स्टेप 4 इन सारी चीजों के बारे में कि आपने मिसलेनियस कवर किया, सिटिंग एंड पजल कवर किया, उसके बाद आपने क्रिटिकल रीजनिंग रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया, उसके बाद आपको करना क्या है। तो यहाँ पे पूरा एक मैंने बता रखा है कि सब अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें अपनी मजबूत कर ली, आपको आ रहा है कि सबका कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने। कहाँ से? मॉक टेस्ट आप कोई भी ले लीजिए वहाँ से, और यूट्यूब सेशंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लाइव सेशंस होते रहते हैं, आपको उन यूट्यूब सेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पीडीएफ कोई एक केवल खास कोई पीडीएफ हो, जैसे कोई यूट्यूब सेशन की पीडीएफ हो तो ठीक है, कोई खास केवल पीडीएफ या क्वेश्चन की, वहां से क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि किसी की भी पीडीएफ होगी उसमें गलतियां होंगी जरूर, तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो इसीलिए मैं तो दो सलाह देता हूं, या तो आप उतने मेच्योर हो जाओ और उतनी आपकी समझ अच्छी हो जाए कि आप समझ पाओगे आंसर गलत है मेरा सही है, तब तो ठीक है, वरना परेशानी होगी। मॉक टेस्ट और यूट्यूब के सेशन से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि आप अभी भी कहाँ गलती कर रहे हो, और उसके अलावा और कैसे अप्रोच आप अच्छी कर सकते हो टाइम कम अपना लगाने के लिए, उस पर भी आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सबसे बड़ा जो परेशानी का कारण होता है या फिर सिलेक्शन का ना होने का कारण होता है कंफर्ट जोन। इसमें भी यही होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक खास टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे कोई बच्चा है जिसे सिलॉजिस्ट बहुत अच्छे से आ गया, इनइक्वलिटी नहीं समझ में आ रहा तो इनइक्वलिटी छोड़ देते हैं, या फिर अगर किसी को केवल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आता है, उसमें भी वो कहते हैं कि नहीं सर्कुलर वाला तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, लीनियर आ जाएगा तो नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की टेंडेंसी जब डेवलप हो जाए तब बड़ी दिक्कत होती है ना। तब दिक्कत क्या होती है कि आप केवल एक ही तरह के क्वेश्चन के से आप कंफर्ट जोन डेवलप कर लोगे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने केवल प्रीलिम्स ही लगाया, आपने ये सोचा कि जब मेंस आएगा तो देखा जाएगा, मेंस आने के बाद देखने लायक आप बचोगे ही नहीं, है ना, क्योंकि बहुत कम समय रहता है, उतने में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को सोचोगे कि अच्छा मैं 10 से 100 पे ला पाऊं, इम्पॉसिबल है। इस वजह से आपको शुरुआत से ही प्रीलिम्स और के साथ मेंस को लेकर के चलना होगा, और आपको अपना कंफर्ट जोन एक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के तक ही सीमित नहीं रखना है कि आसान आसान क्वेश्चन किए जा रहे हैं यूट्यूब सेशन में धड़ाधड़, अब सोच रहे हैं हम शेर हो गए, कोई मतलब नहीं उसका। एग्जाम में आप शेर से सीधे सीआर हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, फिर रोते हुए बच्चे निकलते हैं एग्जाम से बाहर मेंस के।
तो आपको कंफर्ट जोन में रहना है अगर, तब फिर ये रीजनिंग आपको ले बढ़ेगी। तो कंफर्ट जोन में कभी भी सेटल मत होइए। जब भी आपको लगने लग जाए कि इस तरह क्वेश्चन तो आप चुटकी में हो रहा है, आप अपना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और लेवल बढ़ा दीजिए, टाइप को अपने क्वेश्चंस के डिफरेंट करिए, तभी आप पूरी रेस का एक अच्छा हिस्सा बन पाएंगे। शुरुआत में जैसा मैंने आपको कहा कि आपको शुरुआत में केवल इस चीज पे फोकस करना है कि आप सारे जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ये मैं एकदम बिगिनर की बात कर रहा हूं, कि आप जब कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपको शुरुआत में बस इस बात पे फोकस करना है कि आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब आपने एक सिलॉजिज्म का क्वेश्चन लिया, आपने उसे भले ही 2 मिनट सोचा, 4 मिनट सोचा एक ही क्वेश्चन को, और आपने उसे सही कर पाया कि नहीं, इस बात पे केवल फोकस करिए। उस समय आपको टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट जब आप सीखें, उसके बाद जब क्वेश्चन करें तो आप अपना पूरा समय दें उस क्वेश्चन को, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएं कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। ये नहीं कि अरे मेरा तो 30 सेकंड में हुआ ही नहीं, मैं तो फेल हो। शुरुआत में कैसे आप ऐसा सोच सकते हैं, है ना। तो शुरुआत आपको हमेशा अपनी एक्यूरेसी अच्छी करने पे देनी चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे हो पाए। जब आपके क्वेश्चन सही होने लगे, आपको लगे कि नहीं नहीं अब तो हाँ टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन मैं सही कर पा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में पकड़ आपकी मजबूत और अच्छी हो जा रही है, तब आपको एक टाइमर लेकर के चलना होगा। टाइमर कैसा, चाहे आप अपने मोबाइल में ले लीजिए, कोई घड़ी ले लीजिए, आप अपने आप को फिर टाइमर से इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप फिर सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन लीजिए और आपको टाइमर लगा लेना है कि 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट में करना है। अब उसके बाद आप देखिए कितने क्वेश्चन कर पाए। 5 मिनट में जब होने लग जाए सारे क्वेश्चन, वो भी सही, 5 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, सही, तो अब आप उस टाइमर को थोड़ा सा कम कर दीजिए कि अच्छा 5 मिनट था, अब मैं 4.5 मिनट पे करूंगा, फिर 4 मिनट, फिर 3 मिनट। ऐसे आपको टाइमर को अपने लिए अच्छे तरीके से यूज करना है रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि मिसलेनियस के सवाल आपको प्रीलिम्स में 20 मिनट का समय मिलेगा, उसमें आपको जो सवाल करने होंगे मिसलेनियस के होंगे, 3-4 आपके सामने पजल्स होंगे। मतलब ऐसे समझ के चलिए कि आपके टोटल जो भी नंबर आएंगे, मान लीजिए 35 नंबर का आपका पेपर है, तो उसमें से 20 नंबर के आपके पजल्स आ गए सिटिंग एंजमेंट, और 15 नंबर के मिसलेनियस। एक एग्जांपल है, तो आपको अपना ऐसा समय ही डिवाइड करना होगा। आप ये सोचिए कि हम 10 मिनट में मिसलेनियस और 10 मिनट में पजल करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको अपना मिसलेनियस का जो सारे टॉपिक्स हैं उसे 7 से 8 मिनट में खत्म करना होगा, तभी आप 10, 12, 13 मिनट आप अपने दे पाएंगे पजल्स के लिए। तो आपको टाइमर के साथ चलना होगा। शुरुआत में पहले एक्यूरेसी पे ध्यान रहे, जब वो हो जाए तो टाइमर पे आइए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाने का प्रयास करिए, है ना। कि आप कंफर्टेबल पहले अपने आप को अपने कर लिया कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। जब क्वेश्चंस हो ही नहीं पा रहे ना, तो स्पीड लाने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। जब आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी अच्छी हो जाए तब आप स्पीड लाइए कि अच्छा अब मैंने एक क्वेश्चन, मान लीजिए एक पजल आपने सॉल्व कर लिया, तो सिर्फ सॉल्व कर लेने में खुश मत हो जाइए, फिर आप ये सोचिए कि कितना समय लगा मुझे। अच्छा, एक पजल जो प्रीलिम्स लेवल की थी उसे करने मुझे 20 मिनट लगा, क्यों लगा? क्या आपने कहीं गलत जगह से शुरुआत की? उसको सोचिए, क्या आपने कहीं गलत जगह से शुरुआत करी, या फिर आप किसी कंडीशन को देख ही नहीं पाए थे शुरुआत में, या फिर आप कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाए थे? तो आप फिर से सोचिए सवाल को कि अगर मैंने यहां से शुरुआत करी होती तो हो सकता है मेरी 3 पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं, तब तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाता। फिर आप उस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, फिर आप पाएंगे कि आप अपने आप को टाइम एफिशिएंट बना रहे हैं। वरना होता क्या है, ज्यादातर बच्चे केवल पजल करते हैं, हो गया इसी बात में खुश हो जाते हैं। हो जाने का मतलब नहीं है, प्रीलिम्स लेवल की पजल है, 3 से 4 मिनट का समय आपके पास होता है पजल को पढ़ के करने का। वरना फिर आप अटेम्प्ट आपके कम ही होते हैं एग्जाम में। फिर आप 4 पजल अगर दी गई हैं तो 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। फिर आपके अटेम्प्ट कम होंगे, और आपको पता ही है कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो उसमें कोई एक्सक्यूज़ वाली बात बचती नहीं है। तो ये 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं रीजनिंग को मास्टर करने के लिए, और इसी तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप बीच में कोई स्टेप ऐसे जंप कर जाए, नहीं नहीं मैं तो क्रिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा, शुरुआत ही वहीं से कर देंगे, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत में ही रीजनिंग से नफरत हो जानी है। मैं मेंस लेवल के पजल से स्टार्ट करूंगा, फिर रीजनिंग की किताब कभी उठनी ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक आइडियाज हैं, क्योंकि जब पजल्स बनती है ना, तो अब पजल्स क्या होती हैं, मिक्स भी बनती हैं, कि आपको ब्लड रिलेशन से पजल दे दिया, डायरेक्शन सेंस से पजल दे दिया, तो ऐसे में आपको अगर उसका आइडिया ही नहीं है तो पजल कहाँ से बनाएंगे आप। तो आपको सबसे पहले मिसलेनियस के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है उनका वो समझना है, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। कोर कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आने लग जाए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा काम आपको करना है सिटिंग एंड पजल के लिए, कि उसमें जो स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंशन है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लीजिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, जो लिखा गया है उसका क्या मतलब निकलेगा। एक बार में पढ़ के समझने की प्रैक्टिस आपको करनी है। 4 बार में पढ़ के एक बार अगर लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो वो आपको डेवलप करना है, स्टेटमेंट क्या लिखा है उसका मतलब क्या निकल रहा है, और फिर उसे कैसे आप करेक्ट करके आगे बढ़ पाओगे। तो ये तरीके आपको शुरुआत में टाइम टेकिंग लगेंगे, लेकिन आप शुरुआत में समय दीजिएगा। एक प्रीलिम्स का सवाल जो आप
का कोई सीनियर होगा जो 3 मिनट में कर पा रहा हो सकता है 30 मिनट में करे, 10 गुना ज्यादा समय। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं शुरुआत में, फिर आप इसी टाइम को कम करिए, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। तीसरा स्टेप आपका क्रिटिकल रीजनिंग और अदर जो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं ना, उनकी तरफ लाना है। और वहां पर आपको थोड़ा मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आपको लगेगा ये कैसे स्टेटमेंट, जो ये कंक्लूजन कैसे गलत है, ये कोर्स ऑफ एक्शन कैसे गलत है, ये तो सही होना चाहिए। तो ऐसे में आपको थोड़ा आंसर्स को देखना पड़ेगा कि किस थिंकिंग का इस्तेमाल किया गया है। वो धीरे धीरे आप डेवलप कर लोगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो शुरुआत में घबराना नहीं, सबके गलत होते हैं, है ना। कई बार तो जो टीचर्स होते हैं ना, उनके भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और स्टूडेंट बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी सोचा जा सकता है इसको। तो ऐसे में कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। चौथा स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक्यूरेसी अपनी लानी है कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। जब क्वेश्चंस होने लगे तब आपको स्पीड पे अपना फोकस करना है कि आप कैसे टाइम एफिशिएंट बन सकते हो। तो ये अगर स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं या ये तरीके आप अपनाते हैं, तो आई होप आपकी जो रीजनिंग से रिलेटेड समस्या है ना, खत्म ही हो जाएंगी। और आप कुछ दिनों की बात देखेंगे, 1-2 महीने में ही, कि जो बहुत डर सा लग रहा था, डरने की सारी वजहें खत्म हो जाएंगी। एक मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं डेडिकेटेडली केवल पजल के ऊपर फोकस करूंगा। अगर आप चाहते हो वीडियो की मैं बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर बच्चों की और डिमांड होगी, अगर आपको आता होगा तो कोई बात नहीं है, और बच्चों की डिमांड आएगी तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, 15-20 मिनट की होगी वो, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना होता है पजल्स के, ताकि आप सही तरीके से और कम समय में पजल्स को कर पाएं। मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी लोगों को बाय।